हम लोग आज सर्कुलर मोशन में एस.सी. वर्मा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, then option A, its velocity and acceleration both are constant. Option B, its velocity is constant but the acceleration changes. Option C, its acceleration is constant but the velocity changes. And D, its velocity and acceleration both change. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है, पार्टिकल यहाँ पर एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। सपोज़ पार्टिकल m मास का है, इस पोजीशन पर इसकी स्पीड v है। डायरेक्शन देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। किसी दूसरी पोजीशन पर गया पार्टिकल तो उसके पास अभी भी स्पीड v ही होगी, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। किसी और थर्ड पोजीशन पर देखें अगर, तो अभी भी स्पीड v है और डायरेक्शन इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से मिल जाएगी। तो यहाँ पे गौर से देखें, हर एक पोजीशन पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती चली जा रही है। बिना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुए सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होता। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बदल रही है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन डायरेक्शन वाइज बदल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, दैट इज़ वाई वी कैन से वेलोसिटी इज़ वेरिएबल। वेलोसिटी चेंज कर रही है, स्पीड नहीं बदल रही है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है और ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो इस पोजीशन पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC होगा और सेंटर की तरफ होगा। किसी दूसरी पोजीशन पर, मान लो ये वाली पोजीशन पे देखें, तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा और टूवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पर देखो AC की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर AC की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, इस पोजीशन पर AC की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, है टूवर्ड्स द सेंटर ही, लेकिन पोजीशन वाइज डायरेक्शन वाइज ये चेंज होती चली जा रही है। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन is changing, that is why we can say centripetal acceleration is changing and velocity is also changing. तो velocity और acceleration दोनों ही change कर रहे हैं जब circular motion हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपको D में दिया हुआ है, सही आंसर इसका D होगा, velocity and acceleration both change। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Two cars having masses m1 and m2 move in a circles of radii r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal time, the ratio of their angular speed omega 1 upon omega 2 is option A m1 by m2, option B r1 by r2, option C m1 r1 upon m2 r2, option D 1। देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दो कार हैं, इनके मासेस m1 और m2 हैं और दोनों डिफरेंट सर्कल्स में रिवॉल्व कर रही है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस r1 है, सेकेंड सर्कल का रेडियस r2 है। फर्स्ट कार को रिवॉल्व करने में कुछ टाइम t1 लग रहा है, सेकेंड कार को रिवॉल्व करने में कुछ टाइम t2 लग रहा है, टाइम पीरियड एक साइकिल का टाइम। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों टाइम सेम है। फर्स्ट कार जितने टाइम पे एक राउंड कंप्लीट करती है, सेकेंड कार भी उतने ही टाइम पे एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो टाइम पीरियड फॉर बोथ द कार्स आर इक्वल, t1 इज इक्वल टू t2। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये होगा एंगल अपॉन टाइम, एक साइकिल का एंगल 2 पाई और टाइम पीरियड t। तो यहाँ से t अगर कैलकुलेट करें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो t1 की वैल्यू पुट कर दें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। फर्स्ट कार की एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 हो जाएगी। फर्स्ट कार की एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 और सेकेंड कार की एंगुलर स्पीड ओमेगा 2।
तो फर्स्ट कार की एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है तो T1 हो जाएगा 2π/ω1। सेकेंड कार की एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है तो टाइम T2 कितना होगा 2π/ω2। 2π कैंसिल, ω1/ω2 1 हो जाएगा और ये आंसर हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, दोनों की एंगुलर स्पीड का रेशियो 1 आ जाए, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है इसलिए दोनों की एंगुलर स्पीड 1 हो जाएगी, एंगुलर स्पीड का रेशियो 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, कर्व्ड पाथ में कार मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज़ NA एंड NB। ए पोजीशन पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन NA होगा कार के ऊपर, बी पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन NB होगा। The normal force by the road on the car is NA and NB when it is at the point A and B respectively। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है NA इज इक्वल टू NB, सेकेंड है NA इज़ ग्रेटर देन NB, थर्ड इज़ NA इज़ लेस देन NB एंड D इज़ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ NA एंड NB। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ये एक कर्व्ड ट्रैक दिया हुआ है जिसमें कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ये वाली पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। तो जब कार A पोजीशन पर होगी तो A पोजीशन पे देखो, एक ये जो आर्क है ये एक सर्कुलर आर्क है। हम इसे सर्कल अगर कंप्लीट करें और ये सेंटर हो जाएगा, A पोजीशन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन मिल जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे सर्कुलर टर्न है अगर, तो टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होगा। और ऐसी बी पोजीशन पर देखो, बी पोजीशन पर भी सर्कुलर टर्न है। अगर आप एक सर्कल कंप्लीट करो तो जहाँ पर बी पॉइंट है वो एक सर्कुलर आर्क में पॉइंट है। तो बी पोजीशन पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। हम बी के आसपास जो कर्व्ड पाथ है उसको एक सर्कल का पार्ट ले सकते हैं, ऐसे ए के आसपास जो कर्व्ड पाथ है उसको भी एक सर्कल का पार्ट ले सकते हैं। तो ए पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कार का वेट डाउनवर्ड होगा mg, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा NA, और ऐसी बी पर अगर देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन NB अपवर्ड होगा, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी mg, और टर्न करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ए पोजीशन के लिए हमने समेशन F इज इक्वल टू ma अप्लाई किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स है वो mg है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे NA नॉर्मल रिएक्शन तो माइनस कर दिया, इज इक्वल टू मास इंटू मास m, एक्सेलरेशन यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/r रख दिया। और अगर NA कैलकुलेट करें तो mg माइनस mv²/ra। और सेम सिचुएशन B के लिए होगी, B के लिए भी ऐसा ही फार्मूला बनेगा, बस B पोजीशन पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो NB इज इक्वल टू mg माइनस mv²/rb हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों रिलेशंस को देखिए, ये mg वेट है और mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ये डिफरेंस जितना कम होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जनरलाइज्ड फार्मूला लिखे तो mg माइनस mv²/r हो जाएगा किसी भी कर्व्ड पाथ पे। तो ये r को देखो, ये r डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये r जितना कम होगा mv²/r टर्म उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जब mv²/r टर्म ज़्यादा हो जाएगी तो इसको mg से सब्ट्रैक्ट करने पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कम हो जाएगी। तो r अगर कम होगा तो ये फैक्टर पूरा ज़्यादा हो जाता है, ये पूरा फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर ज़्यादा होने से डिफरेंस कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो। तो जहाँ पर R कम होगा वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाएगी। R
को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर आर्क है और आर्क को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी वहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ए के लिए ए के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, इसलिए एन ए इज़ लेस देन एन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इज फाउंड टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v, देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज। ऑप्शन है mv स्क्वायर बाय r टूवर्ड्स द सेंटर, mv स्क्वायर बाय r अवे फ्रॉम द सेंटर, mv स्क्वायर बाय r along द टेंजेंट थ्रू द पार्टिकल, और d है 0। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। देखो क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। पार्टिकल को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें सूडो फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, इसका यूज़ तब करते हैं जब हम पार्टिकल को या सिचुएशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, इसमें किसी भी टाइप के सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पार्टिकल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो आर रेडियस के सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा ही नहीं इस पर, और अगर वैल्यू बतानी ही है तो हम ज़ीरो बोलेंगे। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा 0 और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। It is viewed from a frame rotating about the z-axis with a uniform angular speed omega naught. The centrifugal force on it is m omega square a, m omega naught square a, m omega plus omega naught upon 2 whole square a, and d is m omega omega naught a. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है m मास का पार्टिकल कुछ रेडियस a ले लिया सर्कल की और a रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, और इस पार्टिकल को कोई ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये जो ऑब्ज़र्वर है किसी ऐसे फ्रेम में है जो खुद ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो जिस फ्रेम में ऑब्ज़र्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब कोई ऑब्ज़र्वर किसी पार्टिकल को ऑब्ज़र्व करता है तो वो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगाएगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो ये ऑब्ज़र्वर इस पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे। कितना लगाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास m ले लिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन फ्रेम का होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो इसमें जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा यहाँ ओमेगा नॉट है, r मतलब a ही ले रहे हैं, रेडियस a। तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, मास m और एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट स्क्वायर a हो गया। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होगा, और किसके लिए अप्लाई होगा? ये इस ऑब्ज़र्वर के लिए, जो ऑब्ज़र्वर एक रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्ज़र्व कर रहा है, और ये जो रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग डिस्क है, ये ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसलिए इस ऑब्ज़र्वर ने इस पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मास इनटू एक्सेलरेशन से इसका फॉर्मूला मिला, मास m, और एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो वो ओमेगा स्क्वायर r होता है, ओमेगा ओमेगा नॉट है और r मतलब a ले लिया। तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन a ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और ये हमको ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
ये ऑप्शन आपको ये आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। The particle goes in a circle, its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to a new position. To make the radius half of the original value, the new values of the speed and acceleration will be option A 10 centimeter per second, 10 centimeter per second square. Option B 10 centimeter per second, 80 centimeter per second square. C 40 centimeter per second, 10 centimeter per second square. And D 40 centimeter per second, 40 centimeter per second square. ये एक टर्न टेबल है, ये टर्न कर रही है, यूनिफॉर्मली टर्न कर रही है, मतलब रोटेट करने की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। एक कोई हमने पार्टिकल ले लिया एम मास का, ये कुछ आर डिस्टेंस पर है, तो ये भी रोटेट कर रहा है साथ में। तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास और उसकी वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब कह रहे हैं जो पार्टिकल एम मास का है उसको इस पोजीशन से उठा के किसी दूसरी पोजीशन पर रखा और इतने पास रखना है कि इसका सेंटर से डिस्टेंस r/2 हो जाए। रेडियस अगर हाफ हो जाएगी तब उसकी न्यू वेलोसिटी और न्यू एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो v और ओमेगा में ये रिलेशन होता है, v = ओमेगा r होगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, तो v सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है और या बोलें v r के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर रेडियस हाफ हो जाएगी तो v भी पहले के वैल्यू कंपेयर में हाफ हो जाएगा, तो वेलोसिटी आधी हो जाएगी। इसी रिलेशन से हमें क्लियर हो जा रहा है v = ओमेगा r से। और ऐसे ही एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा² r। तो यहाँ पे भी देखो ये ओमेगा² टर्म तो कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी r पे डिपेंड कर रहा है या r के प्रोपोर्शनल हो गया। r हाफ होने पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा, तो इसलिए न्यू वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यू एक्सेलरेशन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो पहले के हाफ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।